नमस्कार दोस्तों, आज हम जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी यानी कि आनुवंशिक शब्दावली का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। कौन कौन से टॉपिक होंगे? संकरण होगा, संकरण के प्रकार पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अपन और अपटोपीडी क्या होती है, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, और लक्षण रूप जीन रूप यानी कि फिनोटाइप एंड जीनोटाइप स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से डिपेंड की जाती है। तो प्रत्येक के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं संकरण क्या होता है। तो संकरण यानी कि संकरण या हाइब्रिडेशन। संकरण क्या होता है? जैसे कि आपने आजकल जो किस्में चली है, जैसे कि संकर बाजरा, संकर संकरित फसल उत्पन्न की जाती है। तो क्या होता है कि जो जनक जीव होते हैं, जब जनक क्या होते हैं यानी कि पेरेंट, तो जब जनकों के मध्य निषेचन करवाया जाता है या परागण करवाया जाता है, तो जनकों के मध्य निषेचन या परागण, जीव है तो निषेचन होगा और पादप है तो परागण होगा। तो जब जनकों के मध्य निषेचन या परागण या क्रॉस करवाया जाता है तो इसी को ही संकरण कहा जाता है। यानी कि जनकों के मध्य क्रॉस करवाना। क्रॉस का मतलब जैसे कि ये फीमेल एंड मेल है, वो आपस में लैंगिक जनन करते हैं, परिणाम स्वरूप उसको संकरण करवाया जाता है। तो जनकों के मध्य क्रॉस करवाना है वो संकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी संकरण की परिभाषा की। नेक्स्ट हम इसके संकरण के कई प्रकार आते हैं, जैसे कि एक संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, और इस प्रकार से हम बहुसंकर संकरण भी पढ़ेंगे। बहुसंकर संकरण। तो यह जो संकरण होता है ना, वो जैसे कि संकरण की आवश्यकता क्यों हुई, जैसे कि उन्नत किस्में प्राप्त करने के लिए, उन्नत लक्षण उनमें, जैसे कि कोई फसल है उसके है वो जल्दी फल पक जाते हैं, किसी के कुछ और कंडीशन होगी, किसी को कम पानी में ही फसल प्राप्त हो जाती है। तो इन विशेष लक्षणों के लिए वो संकरण की आवश्यकता हुई, यानी कि उनकी कुछ जो मुख्य लक्षण होते हैं उनको किसी एक किस्म में ट्रांसफर किया जाता है। तो प्रत्येक संकरण में एक विशेष लक्षण का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो गया, उसी के आधार पर एक संकर संकरण यानी कि जब किसी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाया जाए जनकों के मध्य, यानी कि एक लक्षण को ध्यान में लिया, जैसे कि हाँ भी इसका बीज बहुत अच्छा है, तो बीज की अच्छाई वाला एक संकर संकरण में होगा। और जब किसी के दो लक्षण काम में लिए जाते हैं, यानी कि दो लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाया जाने वाला संकरण, उसको द्विसंकर संकरण कहा जाएगा। इस प्रकार से बहुसंकर संकरण में है वो दो या दो से अधिक, दो नहीं कह सकते हैं, दो से अधिक लक्षणों को ध्यान में रखकर जो संकरण करवाया जाएगा उसको बहुसंकर संकरण कहता है। तो ये होता है किस प्रकार से, मैं आपको जो मेंडल का प्रथम नियम होता है वो समझा देता हूँ। वैसे हम बाद में पढ़ेंगे तीनों नियम मेंडलिज्म के। तो क्या होता है, जैसे कि ये लंबे हैं पादप और ये हैं बोने पादप, ठीक है। तो दोनों के मध्य क्रॉस करवाया जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, तो परिणाम स्वरूप ये बनेगा। तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए जनक, ठीक है। तो इनमें क्रॉस करवाया गया तो परिणाम स्वरूप है वो यह जो है उसको संकर लंबा या अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा या संकर लंबा हाइब्रिड, इसमें इसका भी लक्षण है और इसका भी लक्षण है, तो दोनों के लक्षण आ गए। और लक्षण किसको ध्यान में रखा गया, लंबापन का, ठीक है। तो लंबाई को ध्यान में रखकर यह संकरण करवाया गया, इसलिए इसको एक संकर संकरण के अंतर्गत रखा जाता है। और यह लंबे पादप है, शुद्ध लंबे, और ये है बोनी। बोना हमेशा शुद्ध होता है, अशुद्ध बोना किस प्रकार से करेंगे आप, अशुद्ध होता है नहीं है, शुद्ध बोना होता है हमेशा, ठीक है। तो और ये क्या हो गया, ये हो गई अशुद्ध लंबे या इनको संकर पादप कहा जाता है। तो इससे हम कुछ और दो परिभाषाएं भी निकाल लेंगे। तो यह हो गया संकर एक संकर संकरण। और इसमें
द्विसंकर संकरण की बात करें तो जो मेंडल का तीसरा नियम होता है स्वतंत्र अपव्यवन का, उसमें हम देखेंगे कि दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस किया जाता है तो उसको द्विसंकर संकरण कहा जाता है। उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है, द्विसंकर संकरण के बारे में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अप1 व अप2 पीढ़ी। ये है जनक दोनों, ठीक है, और यह जो संकर प्राप्त हुआ संकर पादप उसको अप1 पीढ़ी कहा जाता है। तो परिभाषा किस प्रकार से निकालेंगे? जब जनकों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है तो क्रॉस के परिणाम स्वरूप या संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त पादप जो हाइब्रिड होते हैं उनको अप1 पीढ़ी कहा जाता है। नॉर्मल सी बात है, जनकों के मध्य क्रॉस करवाया किसी लक्षण को ध्यान में रखकर और जो पादप प्राप्त होगा या जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसको अप1 पीढ़ी कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप2 पीढ़ी। तो जो अप1 पीढ़ी होती है उसमें स्वपरागण के परिणाम स्वरूप पादप है तो स्वपरागण, यदि जंतु होगा तो स्वनिषेचन। तो स्वपरागण किस प्रकार से होगा इस साइड में करते हैं, एक साइड में ये होगा एक साइड में ये होगा। चेकर बोर्ड का यूज कर लेते हैं। डबल टी स्मॉल टी डबल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल। तो यह जो है अप2 पीढ़ी होगी। कौन कौन से होंगे? कैपिटल टी कैपिटल टी, यह जो है अप2 पीढ़ी का अनुपात होगा, ठीक है। यानी कि जब अप1 पीढ़ी में स्वपरागण या स्वनिषेचन किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त पीढ़ी को अप2 पीढ़ी कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी ये तो होगी परिभाषा की बात। अभी इनके बारे में हम बात करेंगे। ये हो गई अप1 पीढ़ी और ये हो गई अप2 पीढ़ी। इसको अप2 पीढ़ी कहा जाएगा, अप2 पीढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं लक्षण स्वरूप और जीन स्वरूप की। ये भी हमने लिखा ही हुआ है। तो लक्षण स्वरूप और जीन स्वरूप क्या होता है? जैसे कि ये है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा डबल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये अप2 पीढ़ी है। अप1 पीढ़ी में स्वपरागण के पश्चात ये पीढ़ी प्राप्त हुई, ठीक है। अगर इसकी बाहरी संरचना को देखते हैं अनुमान लगाएंगे, जैसे कि इसमें दोनों समयुग्मजी है तो यह पादप लंबा होगा, यह पादप भी लंबा होगा। यहाँ पर भावी है वो कैपिटल टी है, यह भी लंबा होगा और यह बोना होगा, ठीक है। परंतु बाहर से हम देखने पर लगता है कि यहाँ यह लंबा होगा, यह भी लंबा ही होगा, यह लंबा होगा, परंतु यह बोना होगा। बाहरी लक्षणों के आधार पर हम देख सकते हैं। तो बाहरी लक्षण कितना होगा? 3:1। किस प्रकार से होगा? यहाँ जो है वो सभी में प्रभावी है, वो लंबापन ही है, बोनापन नहीं है। तो सिंपल सी बात करें तो वे लक्षण जो बाहरी संरचना के आधार पर डिपेंड किए जाते हैं, यानी कि किसी पादप के वे लक्षण जो उसकी बाहरी संरचना या आकृति पर निर्भर करते हैं उनको लक्षण पूर्वक कहा जाता है। यानी कि उसके शारीरिक लक्षण है वो लक्षण पूर्वक कहलाते हैं। तो जीन पूर्वक की बात करें, नाम से स्पष्ट है, जीन आ गया। जीन मतलब जीनी संरचना पर आधारित होगा। जीनों की बात करें तो यह होगा पूर्णतः शुद्ध या पूर्णतः लंबा या एकदम लंबा, शुद्ध लंबा होगा। और अनुपात यह होगा अशुद्ध लंबा। अभी हमने देखा हाइब्रिड है, यह भी हाइब्रिड है, तो ये दो हो गए, ठीक है। और एक हो गया बोना, शुद्ध बोना। अशुद्ध बोना नहीं होता है, शुद्ध बोना, ठीक है। यह हो गया एक। तो यह तो हो गया जीन स्वरूप और 3:1 का लक्षण स्वरूप। यह है जीन स्वरूप और लक्षण स्वरूप में विभेदन। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। लक्षण यानी कि शारीरिक लक्षणों के आधार पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कोई पादप लंबा है, फली का आकृति कैसी है, बीजों का रंग कैसा है, पुष्प की स्थिति कैसी है, तो उनको लक्षण स्वरूप के अंतर्गत गिना जाता है। परंतु जब जीनोटाइप की बात आती है तो उसकी शारीरिक आंतरिक संरचना देखी जाती है, अंदर की बनावट की। तो यह होगा लंबा, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबे और बोने, ठीक है। तो इस प्रकार से लक्षण स्वरूप और जीन स्वरूप होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभावी व अप्रभावी लक्षणों की। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए दोबारा लिख देते हैं।
ठीक है, ये जनक थे, ये अपन पीटी, इनमें स्वपरागण करवाया गया और ये अपटू पीटी। ठीक है, मेन बात आती है अपन और अपटू पीटी की। तो प्रभावित व अप्रभावित लक्षण, यहाँ पर हमने लिया था शुद्ध, लंबा और बोना। ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्रभावित लक्षणों की। आपकी बुक में दिया गया हुआ है वो परिभाषा बताता हूँ पहले। वो ये है कि वे लक्षण जो अपन पीटी में अपने आप को प्रकट करते हैं, यानी कि वे लक्षण जो अपने आप को अपन पीटी में प्रकट कर पाते हैं उनको प्रभावित लक्षण कहा जाता है। और अप्रभावित की बात करें तो वे लक्षण जो अपने आप को अपन पीटी में प्रकट नहीं कर पाते हैं उनको अप्रभावित लक्षण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लंबापन और बोनापन। ठीक है, तो प्रकट कौन सा हुआ, यहाँ पर लंबापन हुआ, दिख रहा है डबल टी है, सॉरी कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। तो यह जो है वो समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रभावी होगा। ठीक है, तो यह अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता, इसलिए लंबापन का लक्षण है वो प्रभावी होगा। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। और अप्रभावी लक्षण वे जो अपने आप को अपन पीटी में प्रकट नहीं कर पाते हैं। यह बोनापन अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता परंतु अपन पीटी में प्रकट कर पाता है, ये आगे अभी बताया गया है। तो यहाँ पर यह बोनापन प्रकट हो जाता है। तो ये थी किताबी भाषा, परंतु मैं आपको इसमें एक थोड़ी सी और सुधार करके बताता हूँ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं प्रभावी लक्षणों की, वे लक्षण जो अपने आप को विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट करते हैं। विषम युग्मजीय, जैसे कि ये विषम युग्मजीय अवस्था है या संकरित अवस्था है। तो यहाँ पर बोनापन है वो अपने आप को विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट कर रहा है, सॉरी लंबापन है अपने आप को विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट कर रहा है, परंतु बोनापन है वो यहाँ पर प्रकट नहीं हो रहा है। बोनापन है वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। तो वे लक्षण जो अपने आप को विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट करने में सक्षम होती हैं, विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट करने में सक्षम होती हैं। यह एक न्यू प्रकार से परिभाषा बताई जा रही है, आपको इसको याद रखें निचोड़ करके। वे लक्षण जो अपने आप को विषम युग्मजीय अवस्था में भी प्रकट करने में सक्षम होते हैं उनका प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और अप्रभावी लक्षणों की बात करें तो वे लक्षण जो अपने आप को केवल समयुग्मजीय अवस्था में ही प्रकट कर पाते हैं उनको अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे कि बोनापन, यहाँ पर ये अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता परंतु समयुग्मजीय अवस्था में ये अपने आप को प्रकट कर पाया है, यह हो गया अप्रभावी लक्षण। दोनों आप अथवा में लिख सकते हैं। अगर एक नंबर में पूछा जाए जैसे कि प्रभावी लक्षण क्या होते हैं तो आप इस प्रकार से लिखें, वे लक्षण जो अपने आप को अपन पेटी में प्रकट कर पाते हैं, अथवा वे लक्षण जो अपने आप को समयुग्मजीय अवस्था के अलावा विषमयुग्मजीय अवस्था में भी प्रकट करने में सक्षम होते हैं उनको प्रभावी लक्षण कहा जाता है। और इसी प्रकार से उसके विपरीत हो जाएगी अप्रभावी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास है आनुवंशिक शब्दावली का द्वितीय भाग, यानी कि जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी का सेकंड भाग। आपको यह क्लास कैसी लगी इसे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।